हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं विजन आईएएस के टेस्ट 24 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं और ये विजन आईएएस का फुल सिलेबस का पहला टेस्ट है। इसका पार्ट 1 वाला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, ये पार्ट 2 है। ये सारे क्वेश्चंस 28 मई को होने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैन तीर्थंकर संबद्ध प्रतीक दिया गया है, तो ऋषभनाथ का प्रतीक है बैल। ऋषभनाथ का बैल, ये गलत है, कमल पुष्प नहीं है। और पार्श्वनाथ का है सर्प, ये सही है। और महावीर स्वामी का है सिंह, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है यहाँ पे, 2 और 3। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब उसे पदच्युत करने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट सही है। मत बराबर होने की स्थिति में भी वह मतदान नहीं कर सकता। नहीं, पहली बार में तो मतदान नहीं कर सकता है, लेकिन जब मत बराबर होने की स्थिति आ जाए तो वो मतदान कर सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। वो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी भी नहीं कर सकता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3। तो ए ऑप्शन सही होगा, केवल 1 और 3 राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान में अभी 245 सदस्य हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। राज्यसभा में भारत के सभी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। नहीं, 8 जो संघ राज्य क्षेत्र है उसमें से 3 ही संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, दिल्ली का, पुदुचेरी का और जम्मू एंड कश्मीर का। दिल्ली से 3 सदस्य आते हैं, पुदुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 आते हैं। तो राज्यसभा में भारत के सभी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें जम्मू और कश्मीर में हैं। बिल्कुल सही है। दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1 और जम्मू एंड कश्मीर से 4। तो अधिकतम सीटें कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर में है। सो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है। तो केवल 3 हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियोलिस बल पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किन्हें प्रभावित करता है? तो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता कैसे है? जैसे अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, तो इस रोटेशन की वजह से अर्थ के सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो इसके साथ में रोटेट कर रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वर खुद मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो एक्सेलरेटेड मोशन में होने की वजह से सेंटर से बाहर की ओर, यानी जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा, और वहीं कोरियोलिस फोर्स होगा। तो कोरियोलिस फोर्स आ रहा है अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो कोरियोलिस फोर्स यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से जो बल उत्पन्न हुआ है उसका किस पे इफेक्ट पड़ेगा? सैन्य निशानबाजों को प्रभावित तो करेगा ही निश्चित रूप से, उड़ान नेविगेशन को भी प्रभावित करेगा, व्यापारिक पवनों को भी, ट्रेड विंड्स जो आती है उसको भी प्रभावित करेगा। जैसे फेरेल्स का लॉ है, इक्वेटर की ओर आने वाली जो विंड है वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न में क्या होता है, लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती है। तो व्यापारिक पवनों को प्रभावित करता है, ये सही है। चक्रवातों को भी प्रभावित करता है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों हो जाएगा, डी राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के संदर्भ में ग्रेट नॉट, इंडियन एस्किमर और विल्सन्स स्टॉर्म पेट्रेल है। तो ये पक्षी है, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। कुछ समय पहले ये विल्सन स्टॉर्म पेट्रेल जो है ये केरल के अलापुझा तट पर देखी गई थी, एक झुंड इनका देखा गया था। और विल्सन स्टॉर्म पेट्रेल अबाबिल यानी स्वेलो जैसा दिखने वाला एक छोटा समुद्री पक्षी है। इनके भी पंख लंबे और काफ़ी चौड़े होते हैं तथा पूंछ छोटी होती है।
स्टर्म पेट्रेल के पैर लंबे होते हैं और उड़ते समय इनके पैर पूंछ के अंतिम छोर से आगे निकल जाते हैं। इनका सिर छोटा और गोल होता है तथा शीर्ष पर ट्यूब जैसे नथुने के साथ एक छोटी सी चोंच होती है। तो ये क्या है? पक्षी है, इसलिए राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के संदर्भ में सॉफ्ट लैंडिंग पद से क्या आशय है? तो अर्थशास्त्र में सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है आर्थिक समृद्धि में होने वाली ऐसी चक्रीय गिरावट यानी स्लो डाउन जो अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाती है। तो आरबीआई द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग तब की जाती है, यानी किसी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग तब की जाती है जब वह ब्याज दरों को बस इतना बढ़ाने का प्रयास करे कि अर्थव्यवस्था बिना किसी गंभीर गिरावट के अति सक्रिय यानी ओवर हीटिंग होने और उच्च मुद्रास्फीति का सामना करने से बच जाए। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल बैंक धीरे धीरे या कम मात्रा में ब्याज दर बढ़ाता है तो वह सॉफ्ट लैंडिंग कहलाता है। तो यह है क्या? यह आर्थिक समृद्धि में एक चक्रीय गिरावट है जो मंदी से बचाती है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोसोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एरोसोल होता क्या है? एरोसोल बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जो वातावरण में सस्पेंडेड रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में एरोसोल अल्पकालिक होते हैं। ये सही है, अल्पकालिक होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस लंबे समय तक रहती है लेकिन ये अल्पकालिक होते हैं और केवल कुछ हफ्तों तक ही वातावरण में रहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। एरोसोल बादल संघनन हेतु नाभिक के रूप में कार्य करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा की घटनाएं अधिक होती है। बिल्कुल, जो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एरोसोल, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के जैसा बिहेव करते हैं। इसके चारों तरफ जो है वाटर वेपर आकर के जमा होता है और उनका कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन में ये हेल्प करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के जैसा बिहेव करते हैं, यानी आर्द्रता ग्राही नाभिक के जैसा बिहेव करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये सोलर रेडिएशन को एब्जर्व भी करते हैं और रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो इस कारण से निचले वायुमंडल में एरोसोल बादल कणों के आकार को संशोधित कर सकते हैं जिससे पृथ्वी का ऊर्जा बजट प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। अप्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में निचले वायुमंडल में एरोसोल बादल के कणों के आकार को संशोधित कर सकते हैं। ये बादलों के सूर्य के प्रकाश को परावर्तित और अवशोषित करने के तरीके को बदल सकते हैं जिससे पृथ्वी का ऊर्जा बजट प्रभावित होता है। इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों सही है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हौसा जनजाति अस्थायी कृषक होते हैं। हौसा अस्थायी कृषक जनजातियों का एक समुदाय है। ये सही है। यह समुदाय उत्तरी नाइजीरिया के बाउची पठार की सवाना भूमि में निवास करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये सही मतलब करेक्टली मैच्ड है, विशेषता मैच कर रहा है। एस्किमो सुगठित इग्लू में निवास करते हैं। बिल्कुल सही है। ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और अलास्का की भूमि पर इनके आश्रय स्थल है एस्किमो जनजाति का। ये शिकारी, मछुआरे और खाद्य संग्राहक के रूप में रहते थे लेकिन हाल के वर्षों में उनमें से अधिकतर स्थायी झोपड़ियों में बस रहे हैं। शीत ऋतु के दौरान वे संगठित इग्लू में रहते हैं और ग्रीष्म ऋतु में जब वे शिकार करने के लिए बाहर आते हैं तो धाराओं के किनारे खाल के बने पोर्टेबल तंबू में रहते हैं। तो इसलिए ये भी सही है। जूलू जो है बंटू भाषा बोलना इनकी विशेषता है। जूलू जो है दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा निर्जातीय समूह है। इनकी कुछ जनसंख्या जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मोजाम्बिक में भी निवास करती है। जूलू जनजाति की भाषा को ईसी जूलू के नाम से जाना जाता है और यह एक बंटू भाषा है। तो ये भी सही है। तो उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसमें से सभी सही सुमेलित हैं, सभी 3 युग्म सुमेलित है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों पर जोर देते हुए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना है। ये स्टेटमेंट सही है। केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना का शुभारंभ किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, नहीं केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है।
यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नहीं, यह पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। सो ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा सही है? सिर्फ एक सही है, तो केवल एक। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले डिजिटल मार्केट अधिनियम और डिजिटल सेवा अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कुछ समय पहले यूरोपियन यूनियन ने ऑनलाइन सुरक्षा पर केंद्रित कानून को अंतिम स्वीकृति दी। यह क्षेत्र के सोशल मीडिया और ई कॉमर्स नियमों का आमूलचूल परिवर्तन है। इसे डिजिटल सेवा अधिनियम कहा जाता है। यह कानून उपयोगकर्ता सामग्री को मॉडरेट करके मध्यस्थों, विशेष रूप से गूगल, मेटा, ट्विटर और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्मों के कार्य करने के तरीकों को सख्ती से रेगुलेट करेगा। 2 कानून पास किए गए थे, डिजिटल सेवा अधिनियम यानी DSA और डिजिटल बाजार अधिनियम यानी DMA। तो DSA यानी डिजिटल सेवा अधिनियम एकल बाजार में मध्यस्थों के दायित्वों और जवाबदेही पर समान नियमों का एक संग्रह है। यह यूरोपीय संघ के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च सुरक्षा सुनिश्चित करता है, चाहे उनका देश कोई भी हो। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल बाजार अधिनियम यानी DMA, जो कि नवंबर 2022 में लागू हुआ था, उसका उद्देश्य तथाकथित डिजिटल गेटकीपर्स के रूप में कार्य करने वाली कंपनियों की अनुचित प्रथाओं को समाप्त करना है। यूरोपीय संघ को उम्मीद है कि यह स्टार्टअप्स को नवाचार और बड़ी तकनीकी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा तथा उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करेगा। तो यह है क्या? सुरक्षित डिजिटल स्पेस हेतु यूरोपीय संघ के कानून हैं ये दोनों। कौन कौन से? डिजिटल सेवा अधिनियम यानी DSA और डिजिटल बाजार अधिनियम यानी DMA। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई चेतना पहल बदलाव की अभियान है। किसका अभियान है? तो यह लैंगिक हिंसा का उन्मूलन करने के लिए यह एक अभियान चलाया गया था और 1 महीना तक चलाया गया था। 25 नवंबर 2022 से 23 दिसंबर 2022 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन आंदोलन के रूप में चलाया गया था। तो यह है क्या? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुगीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में यंत्रज निम्नलिखित में से क्या था? तो वह एक खगोल विज्ञान संबंधी यंत्र था। और किसने विकसित किया था इसको? फिरोज शाह तुगलक के एक दरबारी खगोलविद महेंद्र सूरी ने इस यंत्र को विकसित किया था। महेंद्र सूरी नाम के खगोलविद ने इसको विकसित किया था। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चूना युक्त होने के कारण इनकी उर्वर क्षमता कम होती है। नहीं, ये अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये वैश्विक मृदा का 10% से कम भी भाग है। ये वैश्विक मृदा का 10% से कम भी भाग है। ये वैश्विक मृदा का 5.6% है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट मतलब 10% से कम ही है। तो स्टेटमेंट ये सही है। इनका काला रंग मेलेनाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों के संचयन का परिणाम है। ये सही है। इस मृदा का काला रंग कार्बनिक पदार्थों के संचय का परिणाम है, जो कि घास वाली वनस्पतियों के सड़ने से उत्पन्न होता है। और काला रंग बनने की इस प्रक्रिया को मेलानाइजेशन कहा जाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा सही है? 2 और 3 सही है। तो केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें द्विरज्जुकी खंडित DNA जीनोम पाया जाता है। नहीं, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड सेगमेंटेड RNA पाया जाता है, यानी एकल रज्जुकी खंडित RNA जीनोम पाया जाता है इसमें। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यह मुख्यतः संक्रमित व्यक्तियों के नाक और गले के स्राव के साथ छोटी बूंदकों के माध्यम से फैलता है। बिल्कुल सही है। इन्फ्लुएंजा विषाणु मुख्यतः संक्रमित व्यक्तियों के नाक और गले से स्राव के साथ
छोटी बूंद को यानी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। इन्फ्लुएंजा डी विषाणु मुख्यतः मवेशियों को प्रभावित करता है और अभी इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि यह मनुष्यों को संक्रमित करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। इन्फ्लुएंजा ए, यह वायरस मनुष्यों के साथ ही विभिन्न प्रकार के पशुओं को भी संक्रमित करता है। इन्फ्लुएंजा बी, यह वायरस मनुष्यों में फैलता है। और इन्फ्लुएंजा सी, ये वायरस जो है मनुष्यों और सूअर दोनों को संक्रमित कर सकता है, यानी मनुष्य और सूअर दोनों को संक्रमित कर सकता है। वहीं इन्फ्लुएंजा डी जो वायरस है, यह वायरस मुख्यतः मवेशियों को प्रभावित करता है और अभी तक इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि जिससे पता चले कि यह मनुष्यों को संक्रमित करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 सही है, तो केवल 2 और 3, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लोचशीलता यानी टैक्स इलास्टिसिटी किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के लिए कर राजस्व वृद्धि की अनुक्रियाशीलता को संदर्भित करता है। नहीं, टैक्स इलास्टिसिटी कर की दरों में परिवर्तन की अनुक्रिया स्वरूप कर राजस्व में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है कर लोचशीलता। मतलब ये रहा कि कर लोचशीलता यानी टैक्स इलास्टिसिटी वह अवस्था है जिसमें कर की दर में वृद्धि कर आधार में परिवर्तन का कारण बनती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी तरफ कर उत्प्लावकता यानी टैक्स बुआयंसी कर के दरों में परिवर्तन के अनुक्रिया स्वरूप कर राजस्व में होने वाले परिवर्तन को संदर्भित करता है। नहीं, कर उत्प्लावकता यानी टैक्स बुआयंसी सरकार के कर राजस्व वृद्धि में परिवर्तन और सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के बीच के संबंध की व्याख्या करता है। यह जीडीपी में हो रहे परिवर्तन के प्रति कर राजस्व वृद्धि की अनुक्रियाशीलता को संदर्भित करता है। मतलब ये रहा कि जब कर उत्प्लावकता होता है यानी टैक्स बुआयंसी होती है तो कर की दर बढ़ाए बिना उसका राजस्व बढ़ जाता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, तो 9 तो 1 और नहीं 2, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई थी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की वकालत की गई थी, ये सही है। महिलाओं के लिए समान अधिकार, ये भी सही है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। तो तीनों सही है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत उल्लिखित वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले भी जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। तो इसलिए संसद के प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है, ये गलत है। अनिवार्य नहीं है, उससे पहले भी गठन किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें एक अध्यक्ष और 3 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ये आर्टिकल 280 में है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। आयोग के सदस्यों की अर्हताएं संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, ये स्टेटमेंट सही है। तो केवल 3 सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता और परितंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच मतलब इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज IPBES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP IPBES को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है, ये सही है। तो ये है क्या? IPBES जैव विविधता और परितंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच यानी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज IPBES
विभिन्न देशों द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए विज्ञान एवं नीति के बीच में अंतःक्रिया या इंटरफेस को सशक्त बनाना है। इससे जैव विविधता का संरक्षण और संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करने, दीर्घकालिक मानव कल्याण तथा संधारणीय विकास में सहायता प्राप्त होगी। इसकी स्थापना 21 अप्रैल 2012 को पनामा शहर में की गई थी और यह एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है। हालांकि IPBES के अनुरोध पर और 2013 में UNEP की गवर्निंग काउंसिल के अनुमति से UNEP ने IPBES को सचिवालय सेवाएं देना प्रारंभ किया था। तो परितंत्र और जैव विविधता का तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम IPBES को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है, यानी UNEP जो है IPBES को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, परितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र यानी टीब की संकल्पना IPBES के द्वारा की गई थी। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। टीब जो है यानी परितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र यानी इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, मतलब टीब 2007 से 2011 तक पवन सुखदेव के नेतृत्व में किया गया एक अध्ययन था। यह जैव विविधता के वैश्विक आर्थिक लाभों पर ध्यान आकर्षित करने हेतु आरंभ की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य जैव विविधता की क्षति और परितंत्र के क्षरण की बढ़ती लागत को उजागर करना है। साथ ही व्यवहारिक कार्यों को सक्षम बनाने के लिए विज्ञान, अर्थतंत्र और नीति के क्षेत्र से विशेषज्ञता को एक साथ एक मंच पर लाना है। 2011 में UNEP ने जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अपने परिसर में टीब का कार्यालय स्थापित किया और यहाँ से इसके दैनिक कार्यों का संचालन एवं संचार गतिविधियों का प्रबंधन किया जाने लगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। ये इनिशिएटिव जो है IPBES का नहीं है और भारत IPBES का सदस्य, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 बी ऑप्शन सही होगा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G संचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तीनों बैंड के स्पेक्ट्रमों में कार्य कर सकता है, बिल्कुल सही है। तीनों बैंड यानी निम्न, मध्यम और उच्च आवृत्ति वाले बैंड यानी स्पेक्ट्रम में कार्य कर सकता है, ये सही है। यह निम्न विलंबता और उच्च ऊर्जा दक्षता पर विशेष बल देता है। निम्न विलंबता यानी मिनिमम लेटेंसी पे बल देता है, बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए, मान लीजिए कि 5G सेवाओं का यूज करते हुए दूर बैठे हुए किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है और दूर बैठे हुए कोई डॉक्टर उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ऐसे ऐसे करना है, तो उस केस में मिनिमम लेटेंसी की ज़रूरत होगी। मान लीजिए कि कोई ऑटोमेटिक कोई कार है जो बिना ड्राइवर की चल रही है, 5G सेवाओं का यूज करके उनको चलाया जा रहा है, तो कोलिजन नहीं हो, एक कार दूसरे कार से टकराए नहीं, उस केस में भी मिनिमम लेटेंसी की ज़रूरत होगी। जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाए, जो कमांड दिया जा रहा है तुरंत वहाँ पे अप्लाई हो जाए, तो इसमें मिनिमम लेटेंसी की ज़रूरत होगी। इसलिए निम्न विलंबता पे जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही 5G का उपयोग बढ़ने के साथ ही डेटा की मात्रा में भी तीव्र गति से वृद्धि होने की संभावना है, वृद्धि होगी ही। ऊर्जा उपयोग में समान वृद्धि को रोकने के लिए 5G में ऊर्जा दक्षता पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, उस पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। 5G सेल टावर का कवरेज 4G की तुलना में कम विस्तृत होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5G जो है उच्च आवृत्ति के स्पेक्ट्रम का यूज करता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने से इनका कवरेज एरिया कम हो जाता है। तो ये 5G सेल टावर का कवरेज जो है 4G की तुलना में कम विस्तृत होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों हो जाएगा, डी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः सुर्खियों में रहने वाली फोर्क्ड फैनवाल्ट नामक पादप प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यह एक पादप प्रजाति है जो पश्चिमी घाट और अंडमान व एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए स्थानिक है। नहीं, यह मध्य और दक्षिण अमेरिका से संबंधित है, यह पादप की प्रजाति।
तो इसलिए ये गलत है। यह एक जलीय पादप है जो 1000 से अधिक वर्षों के बाद फिर से भारत में दिखाई दिया है, नहीं, ये गलत है। यह निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली मेढक की दुर्लभ प्रजातियों में से एक है जो वर्तमान में पर्यावास ह्रास के खतरे में, नहीं, ये गलत है, पादप की प्रजाति है यह एक जलमग्न बारहमासी जलीय पादप है जो धीमी गति से प्रवाहित होने वाले ताजे जल में उगता है और उस क्षेत्र के लिए आक्रामक होता है जहां यह वृद्धि करता है। ये स्टेटमेंट सही है। मतलब ये रहा कि फोर्क्ड फैनवाल्ट एक जलमग्न बारहमासी जलीय पादप है जो स्थिर से धीमी गति से प्रवाहित होने वाले ताजे जल में उगता है। यह एक आक्रामक प्रजाति है जो मध्य और दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। इसे बढ़ने में काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह ताजे जल को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए स्टेटमेंट डी सही है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे फारस के शासक ने विजयनगर में एक दूत के रूप में भेजा था। उसने अपना यात्रा वृत्तांत मतला उस सदैन बा मजमा उल बहरीन अथवा द राइज ऑफ टू ऑस्पिशियस कंस्टेलेशन एंड द कन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशंस में लिखा। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस यात्री का वर्णन किया गया है? तो इस परिच्छेद में अब्दुल रजाक का वर्णन किया गया है। वो विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत बन करके आया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गुप्त शासक ने कई स्थानों पर विजय प्राप्त की और भारत के एक बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया। उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव इतना व्यापक था कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मठ बनवाने हेतु इसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए एक दूत को भेजा था। इसके दरबारी कवि हरिसेन के वृत्तांतों में उसके सैन्य पराक्रमों का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त परिच्छेद में किस शासक का वर्णन किया जा रहा है? समुद्रगुप्त का वर्णन किया जा रहा है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद प्रशस्ति में उसे 100 युद्धों के नायक के रूप में भी वर्णित किया गया है। इसका संदर्भ लेते हुए इतिहासकार ए.बी. स्मिथ ने उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रदान की है। उसे भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से के एकीकरण के लिए भी जाना जाता है। वह ब्राह्मणवादी धर्म का अनुयायी होते हुए भी भगवान विष्णु का भक्त था। उसने बौद्ध धर्म के अनुयायी सिलोन यानी वर्तमान श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दी थी। प्रशस्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाना और कविताएं सुनना बहुत पसंद था। कविताओं के प्रति उसके प्रेम के कारण ही उसे कविराज की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निर्वाचक नामावलियों की निःशुल्क आपूर्ति, ये प्रावधान किया गया था 2003 में। 2003 इसमें ऐसा प्रावधान किया गया कि सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को मतदाता सूची की प्रतियां और अन्य निर्धारित आवश्यक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। सेकंड है, चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रावधान। ये किया गया था 1989 में। प्रायोगिक तौर पर पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में चयनित निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था और 1999 में गोवा विधानसभा के आम चुनाव में पूरे राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो इसका चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रावधान किया गया था 1989 में। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया था 2009 में। तो ये हो जाएगा 2009। और डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा के लिए प्रावधान किया गया था। ये किया गया था 1999 में, 1999 में कुछ विशेष श्रेणी के मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने का प्रावधान किया गया था। कब? 1999 में।
तो इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? सेकेंड आ जाएगा 1989, 2, उसके बाद में 4 आ जाएगा 1999, देन आ जाएगा 1, 2, यानी 2413, 2413। सबसे पहले 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 2003 वाला 1, देन 3, 2009। तो 2413 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहरावर्दी सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इसकी स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। ये स्टेटमेंट सही है। सुहरावर्दी सिलसिला शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा स्थापित किया गया था और भारत में इसकी स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया द्वारा की गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। सुहरावर्दियों ने राज्य के साथ निकट संपर्क बनाए रखा, ये भी स्टेटमेंट सही है। इन्होंने राज्य के साथ निकट संबंध बनाए रखा, उपहार, जागीरें और यहाँ तक कि धर्म से संबंधित विभाग में सरकारी नौकरियां भी स्वीकार की। तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप एवं जंतु जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी ज्ञात प्रजातियों में 50% से अधिक पादप प्रजातियां हैं। नहीं, सभी ज्ञात प्रजातियों में से 70% से अधिक जंतु प्रजातियां हैं, जबकि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, आवृतबीजी तथा अनावृतबीजियों जैसे पादपों को मिलाकर पादप प्रजातियां 22% से अधिक नहीं हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जंतुओं में कीट संपूर्ण प्रजातियों का 70% से अधिक है। ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड, संसार में कवक प्रजातियों की संख्या मत्स्यों और स्तनधारियों की संयुक्त कुल प्रजातियों से अधिक है। ये भी सही है स्टेटमेंट। तो इसमें से 2 और 3 सही है। तो केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पश्चिमी क्षत्रपों के शक सिक्के प्राचीनतम दिनांकित सिक्कों में से एक हैं। ये स्टेटमेंट सही है। पश्चिमी क्षत्रपों का शक सिक्का संभवतः सबसे पुराना दिनांकित सिक्का है। इस पर शक संवत की दिनांक दी गई है जो 78 ईस्वी में शुरू होता है, यानी 78 ईस्वी में शुरू होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। इंडो ग्रीक भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले शासक थे। ये भी सही है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले शासक इंडो ग्रीक ही थे, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर भगवान शिव और बुद्ध को चित्रित किया गया था। बीम कर्डफिसेस के सिक्के को सबसे पुराना कुषाण सिक्का माना जाता है। कुषाण सिक्कों में आमतौर पर ग्रीक, मेसोपोटामियन, जोरास्ट्रियन और भारतीय पौराणिक कथाओं से लिए गए आइकनोग्राफिक रूपों को दर्शाया गया है। भगवान शिव, बुद्ध और कार्तिकेय प्रमुख भारतीय देवताओं को चित्रित किया गया था। तो इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि साम्राज्य को आर्थिक पतन से बचाने के लिए गुप्त शासकों ने स्वर्ण सिक्कों के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। गुप्त शासकों ने अनेक प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1, 2 और 3 सही है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिस्र और मेसोपोटामिया के लोगों के विपरीत हड़प्पा वासियों ने लंबे अभिलेख लिखे। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। लंबे अभिलेख नहीं लिखे। अधिकांश अभिलेख मुहरों पर दर्ज किए गए थे और उनमें केवल कुछ ही शब्द अंकित होते हैं। हड़प्पा वासियों ने प्राचीन मेसोपोटामियाई लोगों की तरह लिखने की कला का आविष्कार किया था, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है सही है। अधिकांश अभिलेख मुहरों पर दर्ज किए गए थे और उनमें केवल कुछ ही शब्द अंकित हुए थे। ये सही है। अधिकांश अभिलेख मुहरों पर अंकित किए गए थे और उनमें केवल कुछ ही शब्द होते थे। तीसरा स्टेटमेंट है, यह लिपि वर्णानुक्रम न होकर अधिकांशतः चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक है। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा लिपि अल्फ़ाबेटिकल न होकर के अधिकांशतः पिक्टोग्राफिक है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 सही है। तो केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा इस स्थल अवरुद्ध भारतीय राज्य से होकर गुजरती है। रियांग, चकमा और जमतिया इस राज्य में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य इसी राज्य में अवस्थित है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप की एकमात्र कपी प्रजाति हुलॉक गिबन पाई जाती है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस राज्यों को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है। तो इसमें 3 चीज़ दी गई है। पहला, कर्क रेखा इससे होकर के जाती है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में से कर्क रेखा जो है त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के जाती है, तो इसमें से मध्य प्रदेश नहीं हो सकता है, मणिपुर नहीं हो सकता है, तो ये तो कट गया। अब बचा त्रिपुरा एंड मिजोरम। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे रियांग, चकमा और जमातिया जनजातियाँ पाई जाती है, और यहाँ पे तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य इसी राज्य में अवस्थित है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप की एकमात्र कपी प्रजाति हुलॉक गिबन पाई जाती है, तो वो मिजोरम न होकर के त्रिपुरा होगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रेक्स रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंथ्रेक्स एक पशुजन्य रोग है। बिल्कुल, ये एक जूनोटिक रोग है, मतलब पशुओं से मनुष्यों में ये फैलता है। ये स्टेटमेंट सही है। यह कवक के कारण होता है, कवक के कारण नहीं होता है, यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से ये होता है एंथ्रेक्स रोग। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो सिर्फ एक ही सही है, तो केवल एक राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा विजन IAS के टेस्ट 24 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन के डिस्कशन का पार्ट 2। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं इसके पार्ट 3 यानी फाइनल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।